ओपन कर देना है, लेकिन में थोड़ा ध्यान से ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ से मैं रेड मार्कर से ओपन करता हूँ। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करना है, शो करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आंसर आपके पास राइट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक होगी बात। आंसर आपके पास ये वाली टर्म्स आनी चाहिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जरा ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत आसान सा काम है। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये मेरे पास 12 है, उसके बाद एक्स रेज टू पावर 4/5 लिखा हुआ है, और फिर +1 लिखा हुआ है, और उसके बाद मल्टीप्लाई आपने करना है, एक्स रेज टू पावर -4/5 लिखा हुआ है, और -12 लिखा हुआ है। एक एक स्टेप को जरा सॉल्व करना है, देखेंगे स्टेप कैसे हमसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहली टर्म है ये वाली, जो पहली ब्रैकेट के बाद पहली टर्म है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड होल ब्रैकेट के साथ। मैं यूं करूंगा, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहां से इस 12 को मल्टीप्लाई करूंगा। ये 12 है, एक्स रेज टू पावर 4/5 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा सारी ब्रैकेट के साथ, एक्स रेज टू पावर -4/5 है, और -12 है। और फिर इस +1 की बारी आ जाएगी, फिर इस +1 की बारी आ जाएगी, और 1 इस पूरी की पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। एक्स रेज टू पावर -4/5 है, और -12 है। एक एक स्टेप करूंगा ताकि स्टेप में कोई मिस्टेक ना हो। ऑरेंज कलर के साथ सॉल्व करते हैं। पहले आपने 12 को मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों टर्म्स को। इस एक्स रेज पर 4/5 है, एक्स रेज पर -4/5 है, और यहाँ पर 1 है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे, 12 1 से 12 आएगा। एक्स को एक्स पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाया करती हैं। एक्स को एक्स की पूरी टर्म से ऐड करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास 4/5 है, ये प्लस करूंगा तो -4/5 आ जाएगा। ठीक होगी बात। फिर प्लस का साइन डालना है, और ये 12 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली टर्म्स के साथ। 12 को -12 से करूंगा तो ये 144 आ जाएगा, और एक्स की उधर है ही नहीं एक्स, तो एक्स की पावर 4/5 आ जाएगी। माइनस, अब क्या करना है, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स इस पर -4/5 आ जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -12 टाइम एक्स रेस्ट पावर -4/5 आ जाएगा। बल्कि 1 आएगा उसमें, ये -4/5 नहीं आएगा। सोच के बताओ जी, पहली आपके पास दो पावर्स ऐड होंगी तो क्या आंसर आएगा, 4/5 प्लस -4/5, ये क्या बन जाएगा इस पूरे का आंसर। जो पहली टर्म्स है, इसका आंसर क्या बनेगा मेरे पास। 12 बनेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे, 12 बनेगा। एक्स रेज टू पावर 4/5 -4/5 मिलकर 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज की पावर 0 आए तो वो आप लिखा नहीं करते। और ये तो आपके पास आएगा प्लस, एक्स रेज पर 4/5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स रेज पर -4/5। जी। कोई और वो बात। 12 12 से कट जाएगा। जी हाँ, ये +12 है, ये +144 है। सॉरी, प्लस का नहीं आएगा साइन, ये माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आपके पास माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर -144 है, एक्स रेस्ट पर 4/5 आ जाएगा। उसके बाद -x रेस्ट पर माइनस आपके पास 4/5 आएगा, ये आपके पास प्लस होगा जी। 4/5 आ जाएगा, और यहाँ पर -12, ये -12 +12 से कैंसिल हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव पहले लिखनी चाहिए, और नेगेटिव टर्म्स आपने बाद में लिखनी है। तो ये फर्स्ट टर्म एक्स रेस पर 4/5 पहले लिखना है आपने, और उसके बाद माइनस, ये माइनस वाला आपने पहले लिखना है। एक्स रेस टू पावर -4/5 पहले आ जाएगा, फिर -144 आएगा, और एक्स की पावर 4/5 बाद में आएगा। तो बड़े आराम से आपने इसको सॉल्व कर दिया। 1 मार्क आपको मिलेगा। जरा चेक कर लेंगे आपके पास लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, उसको ध्यान से आपने लिखना है। ये बात सबको समझ आ गई। अब जरा आपने इंटीग्रल यस सॉल्व सर। करना है जी। इंटीग्रल में वही आंसर डाल देंगे जिसका शो दैट लिखा हुआ है। वेरी गुड जनाब। आप सारे के सारे जरा धक्का स्टार्ट हो, थोड़ा सा आपको गाइड करूं तो एकदम से आपने चलना शुरू करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप खुद से काम नहीं करते। ये आप खुद से पेपर डाउनलोड करो, खुद से सॉल्व करना शुरू कर दो। हैंड्स का मतलब होता है कि आपने ऊपर वाले रिजल्ट्स को यूज करना है।
हैंस का मतलब होगा आपने ऊपर वाले रिजल्ट्स को यूज करना है। तो यहां से मैं जरा इसको मिटा देता हूं। अब जरा इसको मैंने यूज करना है जी। रोल। तो आपके पास ये इंटीग्रल साइन है, और आपके पास है 12 टाइम्स x रेज टू पावर 4/5 है, और +1 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x रेज टू पर -4/5 है, -12 है, और 7 dx है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और पहले वाले पार्ट में आपने इसका आंसर निकाल लिया हुआ है। पहले वाले पार्ट का आंसर है x रेज टू पावर -4/5 है, और -x144 है जी। ठीक है। और इसका बाद आपके पास आंसर है जी -144 है, और x की पावर 4/5 है जी। इंटीग्रल के अंदर या आपके पास ग्रेडियंट के अंदर कोई टर्म्स ब्रैकेट में नहीं होनी चाहिए, कोई टर्म्स अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, फोर्थ रूट में नहीं होनी चाहिए। अब आपने बड़े आराम आराम से इसको सॉल्व करना है। पहली टर्म उसी तरह का उसी तरह लिखोगे, -4/5। जो आपके पास पावर आएगी उसमें 1 ऐड कर देना है, और यही आंसर आपने नीचे लिख देना है, -4/5 + 1। माइनस का साइन उसी तरह, 144 उसी तरह, x रेज टू पावर 4/5 उसी तरह। इसमें भी एक आपने ऐड कर देना है, और जो न्यू पावर बनेगी आपने उसको नीचे लिख देना है, और +c एक कांस्टेंट आपने लिख देना है। अब जरा आपने ध्यान से सॉल्व करना है जी सारी चीजों को। तो बताइएगा जी, x की पावर -4/5 है, +1 है, तो जब 1 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/5 रह जाएगी। कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, और नीचे भी 1/5 ही बचेगा ये वाला। और -144 तो है ही है। x की पावर, जब 4/5 में 1 आप ऐड कर दोगे तो 9/5 आएगा, और नीचे भी आपके पास 9/5 आएगा, और +c आएगा। अब ये जो नीचे 1/5 है इसको आपने ऊपर लेके जाना है, और जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसका आपके पास डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बदल जाएगा। 9/5 को 145 के पास लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बदल जाएगा। तो ये 1/5 है, ऊपर जाके बन जाएगा सिंपल 5/1, और किसी के नीचे 1 आए तो वो लिखा नहीं करते। -144 तो ऊपर है ही है, तो जब ये ऊपर जाएगा ये 9/5 है, सर, 5/9 जी बेटा। सही मैंने आपसे वो एक चीज़ पूछी थी ना क्वेश्चन पे, आपने तो कहा था कि नंबर को ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। जी बिल्कुल सही कहा था मैंने। मैंने कहा था कि नंबर को ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पर सिर्फ नंबर होता, 2 होता, 3 होता, -2 होता, फिर तो नहीं। ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को आप जरा सीधा करना है। 1/5 एक महजब तरीके से नहीं लिखा हुआ, इस फ्रैक्शन को सीधा करने के लिए यहाँ पर लेके जाएंगे, और इसको सीधा करने के लिए 144 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा। ठीक है। अगर सिंपल 5 होता फिर ऊपर ना लेके जाते, सिंपल 2 होता फिर ऊपर ना लेके जाते। ठीक है। हाँ, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन तो ऊपर जाएगी। तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा, ये अगर कट जाएगा तो 9 × 1 = 9 आ जाएगा। तो सर ये जो फ्रैक्शन है ये x से मल्टीप्लाई होगा या फिर वो 144 से होगा? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर यहाँ पर लिखा हो ना 4/5 x, तो आपके पास ये जो नंबर होता है ना, ये हमेशा नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। ठीक है। इसको x के साथ नहीं, x का मतलब होता है 4/5 x, ऐसे भी लिख सकते हो, और 4x/5 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों चीजें करेक्ट हैं। तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5x इस पर 1/5 आएगा, और -5x रेज टू पावर 1/5 है, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -80 आएगा। x रेज टू पावर 9/5 आएगा, और +c। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये आंसर, ये बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा देखें सी पार्ट इसका क्या कह रहा है। सर फॉर्म में तो ब्रैकेट से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जी फॉर्म में क्या थी, सॉरी मैंने देखा नहीं फॉर्म को। जी हाँ, वो कह रहा है कि आपने इस फॉर्म में लिखना है, एक्स की पावर को आपने कॉमन लेना है। तो ये तो कौन सा मुश्किल है जनाब, बताएं कौन सी पावर कॉमन लेनी है। यहाँ पर आपने देखना है कि कौन सी पावर इन दोनों में एग्जिस्ट करती है। आंसर तो मैंने निकाल लिया, लेकिन आपने अब कॉमन लेना है जी। अरेंज मैंने कर लिया। मैंने क्या लिखा जी, 5 तो उसी तरह का सर उसी हमें तरह किस है। तरह पता लगेगा कि कॉमन लिया हुआ है? मैं अभी बताता हूँ। 5 उसी तरह का उसी तरह आपके पास है। x रेज टू पावर 1/5 उसी तरह का उसी तरह आपके पास है। -80 है,
और एक्स रेस्ट पर 9/5 है, और आपके पास प्लस सी है। ठीक है जी। अब देखो बेटा, सबसे पहले नंबर्स के बारे में फैसला करो, कौन सा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है, ये किस टेबल में आता है। तो बताओ जरा, 5 और 80 में क्या चीज कॉमन आएगी, क्योंकि ऊपर उसने फाइव। ब्रैकेट मांगी। तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, ये 5 कॉमन ले लिया। अभी x⁻1/5 है, x⁻9/5 है, इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है, 1/5 है कि 9/5 वन बाई है। फाइव 1/5। 1/5 को बाहर ले जाओगे आप। अब बस ध्यान से बात सुननी है आपने, ये 5 भी बाहर चला गया, x⁻1/5 भी चला गया, इसकी जगह तो रह जाएगा 1। माइनस का साइन है, 5 के टेबल में 80 कब आता है, 16 टाइम्स आता है। अब देखो, इसके पास तो 1/5 नहीं था, और मैंने कल भी बताया था जिसके पास कोई चीज कॉमन नहीं होती, उसके डिनोमिनेटर में वो कॉमन चीज चली जाती है। ऐसे ही बताया था ना, जिसके पास कोई चीज कॉमन नहीं होती, वो उसके डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो मैंने क्या कर दिया, उसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब जरा सोच के बताओ, क्या टर्म्स अच्छा, ये ऊपर उससे जाएगी। माइनस हो जाएगा। एक्स जी, नाइन बाई फाइव माइनस 1/5। शाबाश, ये 1/5 आ जाएगा। 1 उसी रहेगा, -16 को नहीं छेड़ना। अब ये जब 1/5 ऊपर जाएगा ना, तो ये -1/5 होगा। तो जरा कैलकुलेटर पे जाके सॉल्व करो। सर, ये जो एक्स है ये अब 16 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? बेटा, अगर जब आपको चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो किसी एक से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लीकेशन में या तो 16 से मल्टीप्लाई होगा या एक्स के साथ। तो एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। ये तो आपने कॉन्सेप्ट देख लो बेटा, 2 मिनट में। हम्म। बड़ा देखो, ये 6 किसके साथ कैंसिल होगा, 16 के साथ। नंबर्स को नंबर के साथ कैंसिल करना है, और एक्स वाली टर्म्स के साथ कैंसिल करना है। तो आपने, ये जब 1/5 ऊपर जाएगा, तो आपके पास ये एक्स वाली टर्म्स के साथ ऊपर जाएगा। तो 9/5 में से 1/5 माइनस करोगे कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाएगा 9 - 1 8/5। अगर मेरे से मिस्टेक नहीं हुई, तो आपके पास आंसर आएगा 8/5। फन डॉक्टर। और प्लस सी आपके पास आएगा। देखो वही टर्म है, क्यू क्या चीज है यहाँ पर, क्यू आपके पास है ये वाला नंबर 5। आर क्या चीज है, 1/5। उसके बाद 1 उसी तरह एस क्या चीज है, 16। उसके बाद टी क्या चीज है, 8/5। तो ये तीन चीजों से पूछा था, क्यू क्या है, सर, आर हमने क्या है, एस क्यू आर की एस इसमें क्या है, टी क्या वैल्यूज है। देनी है या फिर बस फॉर्म में जो आंसर है वही एज इट इज आंसर में लिखना है? बस उसने कहा था आपने इसकी वैल्यूज नहीं, इस फॉर्म में लिखना है। ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म यहाँ पे लिख देनी है। ये जो फॉर्म बनी ना, जो मैंने बनाई है ये वाली, ये फॉर्म एंड पे आपने यहाँ पे लिख देनी है आंसर की जगह पे। चलिए, ये वाला ठीक। क्वेश्चन हो गया। अब जरा आगे देखें, कोई इसका और भी पार्ट है कि नहीं है। जी, सी पार्ट है जी। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो गया, वो दोनों सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मैं सारा इरेज करता हूँ। ये मैंने इरेज कर दिया सारे का सारा। अब क्या है जी, जब देख के सोच के बताइएगा जी। सी कर्व है, कर्व की इक्वेशन ये वाली गिवन है। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, के कांस्टेंट होना चाहिए। पी हैज द कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 है, एंड लाइज ऑन द सी। शो दैट द ग्रेडियंट ऑफ सी एट पॉइंट पी इज गिवन बाय दिस वन। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है जी, ग्रेडियंट का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई बाई डी एक्स। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, डी बाई डी एक्स लिखते हो अगर वाई की फॉर्म में गिवन है, या तो एफ डैश ऑफ एक्स लिखते हो। ये दो चीजें आपके पास लिखनी होंगी, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं या फिर फिक्स्ड होता है कि कोई भी लिख ले बेटा, सर्कमस्टेंसेस कोई में फर्क कोई नहीं। लिखना अगर होता है? फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एफ डैश ऑफ एक्स यूज कर लें। अगर वाई गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स यूज कर लें। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स बनाने से पहले एक्स वाली टर्म्स अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, एक्स वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो जरा एक्स वाली टर्म्स को पहले पूरा करते हैं जी हम लोग, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप करना है जी आपने। तो चलें जनाब, पहले एफ ऑफ एक्स को मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, मैं शॉर्टकट करूंगा। सिंगल डिनोमिनेटर है, सिंगल डिनोमिनेटर, ये हर एक के नीचे जाएगा। के बाय अंडर रूट एक्स हो सर, अगर जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस कुछ नंबर होता फिर क्या करते? तो फिर नहीं हो सकना था, हमेशा सिंगल डिनोमिनेटर होगा तब आपने करना है।
अगर डबल होगा तो फिर ये ऊपर कहाँ जाएगा? फिर होल पावर बन जाएगा ना। अगर सपोज करें अंडर रूट एक्स है प्लस वन है, रेज टू पावर फिर माइनस वन ऊपर जाके माइनस वन बन जाएगा। तो -1 ये पूरे ऊपर जो एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाई होगा। उससे मल्टीप्लाई होगा फिर। ठीक होगी बात। अब ये दूसरी टर्म के नीचे भी जाएगा, और उसके बाद ये तीसरी टर्म्स के नीचे भी जाएगा। और लास्ट में क्या टर्म्स है, +9/2 सीधे रखा उसी तरह जी। अब जरा कैंसिल करके देखें कौन सी टर्म्स किसके साथ कटेगी। के एक्स ये वन तो बाई गया टू एफ ऑफ एक्स है। तो जरा सोच के बताएं कि जब ये आपके पास ये वाली टर्म्स एक्स रेस पावर अंडर टू है, के ऊपर एक्स जाएगा तो एक्स ओवर रेस वन पर बाई टू -1/2 बनेगी। ऐसी बनेगी -1 ना। बाई टू। जी। ये ग्रीन कलर में मैंने जो सर्कल किया हुआ है, एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ये 1/2 जब ऊपर जाएगी तो -1/2 बनेगी। -6 अकेले का अकेला उसी तरह। और ये 5 उसी तरह का उसी तरह। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर एक्स की पावर वन तो फाइव है ही है। एक्स और ये जब वन ऊपर प्लस जाएगा तो माइनस वन बाई टू -1/2 बनेगी। और +9/2 तो है ही है। अभी भी आपके पास एक्स वाली टर्म्स अलग अलग नहीं हुई, जरा सॉल्व कीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ये -6 है, प्लस इन दोनों पावर्स को सॉल्व करने कैलकुलेटर से 1 - 1/2। तो 1 - 1/2 क्या बनेगा, +1/2 बन जाएगा, और +9/2। बोलो जी अब क्या करना है। अब डिवाइड बाय वो लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेना है। चलें जनाब। कौन कौन मेरे साथ है जी, मेरे साथ है बरमदाग है, उसके बाद फहद खान इब्राहिम, और ये कौन है जी इस पे मोबाइल पे कौन है, जरा मुझे बताओ। या तो होगा क्या नाम है, अजहान, या फिर होगा शयान। कौन है जी, अभी हमदान है। मैसेज आ गया। हमदान। हमदान तुम क्यों आए हो बेटा। हमदान है कोई और है। चलो अभी मैं पूछता हूँ, जरा पहले सॉल्व कर लूँ। तो बेटा एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, तो सॉल्व करके बताओ। ये एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब होगा, ये पावर पहले आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करनी है पावर, के साथ मल्टीप्लाई कर देना है -1/2 के साथ, और फिर इस पावर में से एक कम कर देना है। आगे तो -6 आ गया, -6 में तो एक्स है ही नहीं है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर 5 आ गया, फिर ये 5 जो 1/2 है ये आगे फिर जाके मल्टीप्लाई करना है आपने एक्स के साथ, और इस पावर में से एक कम कर देना है। फिर ये अकेला 9/2 आ गया, 9/2 तो कांस्टेंट है, इसमें तो एक्स है नहीं, और कांस्टेंट का आंसर हमेशा ग्रेडियंट में 0 आता है। ये सबको समझ आ गया, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये बात। नहीं सर। एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास बन जाएगा, जब के को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 के आ जाएगा। और एक्स की पावर -1/2 -1 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो -3/2 बनेगी। 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5/2 बन जाएगा। और एक्स की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर दोगे तो -1/2 बनेगा। ये आपके पास अभी डेरिवेटिव आया है। लेकिन उसने कहा जी पी पे, इसका मतलब है पी का एक्स कोऑर्डिनेट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है द पॉइंट पी हैज एक्स कोऑर्डिनेट 1/4। तो जहां पर एक्स नजर आएगा वहां पर आपने 1/4 पुट कर देना है। तो जहां पर एक्स नजर आएगा वहां पर आपने 1/4 पुट कर देना है। और ये आंसर आपके पास गिवन है, 4 मार्क्स का आपके पास आंसर है। वो ऑलरेडी गिवन है, वो आपने शो करना है जी। तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे 1/4 पुट कर देना है। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा लिखता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स मैंने ढूंढ लिया हुआ है, -1/2 के है, और एक्स की पावर -3/2 है, और प्लस फिर 5/2 तो है ही है, और एक्स की पावर -1/2 है। जहां जहां मुझे एक्स नजर आएगा वहां पर मैंने 1/4 पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है ध्यान से। -1/2 के तो है ही है, एक्स नजर आ गया, उसकी जगह 1/4 पुट करूंगा, और -3/2, पावर को नहीं चेंज करना। +5/2 तो है ही है, एक्स नजर आ गया, एक्स की जगह 1/4 पुट करूंगा, और -1/2।
अब जरा कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और बगैर कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा 1/4 लिखो कैलकुलेटर के अंदर और रेस्ट पर -3/2 करो। तो जो मेरा नॉलेज कहता है कि मेरे पास जो आंसर आएगा -1/2 के तो आई आएगा। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 8। 1/4 है, रेज टू पावर आपने कर देना है -3/2। मैं तो शॉर्टकट पे अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और कलर मैं चूज कर लेता हूँ, सपोज करें कि ग्रीन कलर। मैंने ये किया है, ये 1/4 है, इसकी पावर है -3/2। और आपको पता है कि अगर पावर का साइन चेंज करूंगा तो जो होल पावर के अंदर टर्म्स है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगी। 4/1 बन जाएगा, पावर 3/2 बन जाएगी। अब मैंने क्या करना है, 4 की पावर 3/2 लेना है, तो कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा 8। प्लस का साइन उसी तरह, 5/2 का आंसर उसी तरह का उसी तरह। तो ये जो मेरे पास आंसर आएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/2 को रेस्ट पर -1/2 करोगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, सिंपल आंसर आएगा आपके पास 2। तो देखें कौन सी चीज किसके साथ कट जाती है। ये 2 1 2, 2 4 8 आएगा। ये 2 से कट जाएगा, तो -4 के आ जाएगा और +5 आएगा। कोशिश करें पॉजिटिव टर्म हमेशा पहले लिखने के लिए। 5 - 4 के, देखें वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्वेश्चन में गिवन है जी? क्वेश्चन में ये वाला आंसर आप लेके आए हो, और जो उसने दिया वो भी ये आना चाहिए। ये बात सबको समझ आ गई? ग्रेडियंट लेने से पहले आपने क्या क्या काम करना होगा, ग्रेडियंट को ध्यान से आपने चूज करना होगा। ये तो अभी मैंने एक पार्ट किया है 4 मार्क्स का। अब जरा बाकी पार्ट देखते हैं कि क्या करना है हमने। ये लाइन क्लियर कर दिया है। अगर नेक्स्ट देखते हैं जी। The tangent to the C at point P is parallel to this y is equal to -43x plus 9। और शो दैट के का आंसर आपके पास 12 है जी। के का आंसर अब आपने ढूंढ के लेके आना है। एक आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, उसने कहा है कि जो आपके पास है टेंजेंट का ग्रेडियंट। ये जरा बात समझ लें, छोटी सी बात आपको समझानी है जी। यहां पर आपके पास एक कर्व, मैं सिर्फ समझाने की बात करूंगा। ये आपके पास एक कर्व है ऐसे करके, यहां पर आपके पास कोई पॉइंट है, और यहां पर टेंजेंट मैंने ड्रा किया हुआ है। एक मिनट। ओके बेटा, मैंने सिर्फ ये बताना है आपको कि यहाँ पर ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, और उसने कहा है द टेंजेंट टू द सी, ये पॉइंट सी था, ये ऑलरेडी पॉइंट सी था जिसका आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 था, इस पैरेलल टू दिस लाइन। ये जो टेंजेंट यहाँ पे है, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये जो टेंजेंट है यहाँ पे, ये वाला टेंजेंट है, इस लाइन के पैरेलल है। बेटा अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका आपके पास ग्रेडियंट क्या होगा, वो सेम होगा। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास ये है, -43x है और +9 है। तो जरा बताओ इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा। इसको हमने पहले इस फॉर्म में चेंज करना होता है, माइनस बाय फोर्टी चांस थ्री वो फॉर्म है। बाय चांस वो फॉर्म लिखी हुई है। पहले y को एक साइड पे रखोगे, x का जो कॉफिशिएंट होगा ये वाला, वो इसका ग्रेडियंट होगा इस लाइन का। अगर इसका ग्रेडियंट, तो टेंजेंट का भी ग्रेडियंट आपके पास हो जाएगा -43। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट या dy/dx या f' क्या हो जाएगा, f' आपके पास हो जाएगा -43। और बेटा पहले वाले पार्ट में आपने f' क्या निकाला हुआ है, वो हमने निकाला था 5 माइनस, कितना था कुछ याद है जी? 48, 5, 5 - 8 की।
4 के था, 8 के था? 8 के था, 8 के था, 8 यस। के था जी। 5 - 8 के था जी, ऐसी बात है ना जी। अब आपने कुछ भी नहीं करना। 43 पुट कर देना इधर। सॉरी जी, दूसरा किसका आंसर आया, वो क्या जी, 4 के था। दोबारा से आपने चेक करना, ये 4 के था। ठीक है, मैसेज आ गया मुझे, ठीक है। अब आपने दोनों, क्योंकि दोनों ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है, एक आपके पास लाइन के आया, एक कर्व से dy/dx या डैश ऑफ एक्स से आया, तो दोनों को आप इक्वलाइज कर दें। तो -43 है इज इक्वल टू दी 5 है -4 के आ जाएगा। तो 5 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा -43 -5 इज इक्वल टू -4 के। -43 और -5 कितना हो जाता है जी, -48 हो जाता है। और -4 के आपके पास आएगा, माइनस तो माइनस से गया, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बताएं जी आपके पास क्या आंसर आएगा जी। आंसर आ जाएगा 12 जनाब, बिल्कुल ठीक है जी, के का आंसर आपके पास आ जाएगा 12। ये आपने के का आंसर यही शो करना था और आपको 1 मार्क मिल जाएगा जी। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सी एट पॉइंट पी। जबरदस्त जनाब। अब आपके पास क्या है जी, के की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 12, उसका ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है। सिर्फ अब आपने पॉइंट ढूंढना है जी, कौन सा पॉइंट ढूंढना है, आपने पी पॉइंट ढूंढना है। पी का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है जी आपको, 1/4 है। पी का एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 है। तो आप बड़े आराम से इसका वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हैं, किसी वन बाई कर्व फोर के को ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट कर देंगे जी। तो सर इक्वेशन में जल्दी से पुट कर दें। तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, एक्स की जगह आपने 1/4 पुट करना है। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना है जी। ठीक है, कैलकुलेटर आपने अपने हाथ में रखना है, क्योंकि जब अंडर रूट या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आ जाए तो फिर आपने ध्यान में रखना है। ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन है, यहां पर आपने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू है 1/4। जहां जहां आपके पास एक्स नजर आएगा वहां पे आपने 1/4 पुट कर देना है। के की जगह आपने 12 पुट कर दिया, क्वेश्चन से पहले पार्ट में -6 है और ये अंडर रूट है, तो 1/4 यहाँ पर आपने पुट कर दिया। +5 है और फिर आपने एक्स नजर आया, 1/4 पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय एम। फिर एक्स नजर आया, फिर आपने 1/4 पुट कर दिया। और ये +9/2 उसी तरह का उसी तरह, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 12 तो उसी तरह का उसी तरह आ जाएगा, माइनस ये 6 उसी तरह का उसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, उसी तरह आ जाएगा। +5, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, उसी तरह का उसी तरह आएगा। और ये भी 1/2 आएगा। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 12 तो उसी तरह का उसी तरह आ जाएगा, माइनस ये टर्म आपके पास कट जाएगी, 2 1 2, 2 3 6, ये -3 रह जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 5/2 और नीचे आपके पास आएगा 1/2 +9/2। ये सारा काम कैलकुलेटर से करना है जी। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 9। 9 +5/2 करोगे, ये जरा फास्ट जरा ध्यान से देखना है। 9 +5/2, ये 9 है +5/2 है, तो 18 +5 23/2 बचेगा, और नीचे 1/2 है ही है, और +9/2 है। बताओ जी क्या आंसर आएगा इसका। ये अब जब पूरी की पूरी फ्रैक्शन नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर वाली फ्रैक्शन है 3/2 और नीचे वाली है 1/2, जब 1/2 जाएगा ऊपर तो ये 2/1 बनेगा, और ये बेचारा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, 23 +9/2 ये कितना बन जाएगा, ये 46 +9, ये बन जाएगा 55/2 मेरे ख्याल में, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो। तो आपके पास दोनों पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं जी। पहला है पी का पहला कोऑर्डिनेट आपके पास कितना है, पहला कोऑर्डिनेट है पी का, वो है 1/4, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 55/2, और उसको ग्रेडियंट इक्वेशन में कितना पुट आपने कर पहले देना निकाला y है, -5। -43। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना कौन सा मुश्किल है, बहुत आसान सी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। और वो क्या आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y -55/2 इज इक्वल्स टू
-43 इंटू 1/, x-1/4। ठीक है, y -55/2 कैलकुलेशन जरा देख लेना बेटा, मिस्टेक ना हो मेरे से। -45 x-1/4। उसने कहा है कि सारी की सारी फ्रैक्शन, उसकी जो आंसर है वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, इसलिए आपने बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने हर टर्म्स को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सारी फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। एक मिनट जरा मैं इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर दूं। -43 x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 43/4। शॉर्टकट करूंगा, टाइम थोड़ा सा कम है, हर एक को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ। ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जो चीजें कटती हैं उनको काट दो, तो ये बनेगा 4y। -55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 110 इज इक्वल टू दी, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और 117, और उसके बाद ये यहाँ से कट गया। तो आपने सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि उसने खास फॉर्म मांगी है। क्या फॉर्म मांगी है उसने? उसने कहा है जनाब कि आपके पास आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये देखिए फॉर्म क्या जी, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे होनी चाहिए, वाई वाली टर्म्स उसके साथ होनी चाहिए, फिर साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट होना और चाहिए। सर, जी बेटा। अगर इस फॉर्म में अगर फॉर्म नहीं मांगी हुई तो y = mx + c में लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर ना, क्वेश्चन के पीछे मैंने देखा है आंसर में लिखा होता है नहीं नहीं, ए। अगर ये फॉर्म का जिक्र ना होता, सिर्फ ये होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर आपकी चॉइस थी। और अगर ये फॉर्म दी अच्छा। हुई है तो फिर आपने लास्ट में इसी फॉर्म में लिखना है कि नहीं, बनेगा 172x बनेगा, +4y बनेगा, इज इक्वल टू दी 110 बनेगा। अगर कोई मैंने मिस्टेक नहीं की तो आपकी बात करेक्ट है। अगर वो मेंशन ना होगी फॉर्म, तो फिर भले आप जो सी मर्जी फॉर्म दे दें। ठीक है जी, और पार्ट देखते हैं इसका, बी के बाद कौन सा पार्ट है? ये कौन सा क्वेश्चन दे दिया जी? The curve has the stationary point. The x coordinate of the stationary point is 12/5. Use the second derivative to determine the q is the maximum or the minimum. तो बेटा सेकंड डेरिवेटिव का मेथड आपको बताया हुआ था, वो आपने सॉल्व कर लेना है और उसमें x की जगह 12/5 पुट कर देना है। अगर आपके पास आंसर आएगा जी, हमदान ने कहा है कि 153 है जी। ठीक है बेटा, 153 होगा, मेरे से मिस्टेक होगी ही होगी, कोई बात नहीं। थैंक यू हमदान। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, आपने क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट की बात की है, जब भी स्टेशनरी पॉइंट की बात करेगा तो आपने डबल डेरिवेटिव, जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसमें आपने एक्स की जगह 12/5 पुट कर देना डबल डेरिवेटिव में, और फिर आपने देखना है कि क्या है। उसके बाद आखिरी बात है जी, इंक्रीजिंग का मैंने समझाया था कि जब इंक्रीजिंग का वर्ड आएगा तो f' को >0 कर देना है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आज इतने ही रहने दें, क्योंकि जस्ट 2 मिनट रह गए मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने में। तो इंशाल्लाह ताला बाकी कल मैं पेपर लाजमी सॉल्व करो बेटा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।